हवेली के उस पार पार्ट 1। बरसात की वह रात जैसे किसी पुराने राज को फिर से जगा रही थी। आसमान में बिजली बार बार चमक रही थी और पहाड़ी कस्बे देवघर की तंग गलियां पानी से भर चुकी थी। रात के करीब 10:30 बजे बस स्टैंड पर एक लड़की खड़ी थी, आर्या। उसके हाथ में एक बैग था। बाल बारिश से भीग चुके थे और आंखों में थकान के साथ एक अजीब सी बेचैनी भी थी। वह इस कस्बे में पहली बार आई थी। उसे यहाँ अपने नाना की पुरानी हवेली बेचने के लिए काम से आना पड़ा था। नाना के गुजर जाने के बाद उस हवेली का नाम सुनते ही घर के लोग चुप हो जाते थे। कोई खुलकर कुछ नहीं कहता था, बस इतना जरूर कहता, देवघर की हवेली में रात में मत रुकना। आर्या इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। वह शहर में पली बढ़ी, पढ़ी लिखी, समझदार लड़की थी। उसे भूत प्रेत की कहानियाँ बचकानी लगती थी, लेकिन उस रात जब बस स्टैंड पर खड़ी वह टैक्सी का इंतज़ार कर रही थी, उसे पहली बार महसूस हुआ कि डर सिर्फ कहानियों में नहीं होता, कभी कभी हवा में भी घुला होता है। आप आर्या जी हैं? पीछे से एक गहरी आवाज़ आई। आर्या पलटी। सामने लगभग 25-26 साल का एक लड़का खड़ा था। काले रंग की जैकेट, भीगे बाल और चेहरे पर अजीब सी शांति। उसकी आंखें गहरी थी, इतनी गहरी कि पहली नज़र में ही कोई उनमें खो जाए। जी आप? आर्या ने सावधानी से पूछा। मैं आदित्य, हवेली तक छोड़ने आया हूँ। शर्मा जी ने भेजा है। वही जो हवेली के पुराने देखभाल करने वाले हैं। आर्या ने एक पल उसे गौर से देखा। वह अजनबी था, पर उसकी आवाज़ में ऐसा भरोसा था कि न चाहकर भी उसने सिर हिला दिया। दोनों एक पुरानी जीप में बैठे और कस्बे के बाहर निकल गए। सड़कें सुनसान थी। बारिश की बूंदें शीशे पर गिरकर अजीब सी संगीत बना रही थी। आप पहली बार देवघर आई हैं? आदित्य ने ड्राइव करते हुए पूछा। हाँ, और शायद आखिरी बार भी। हवेली बेचकर वापस चली जाऊंगी। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। कई लोग यही सोचकर आते हैं, पर देवघर सबको इतनी आसानी से जाने नहीं देता। आर्या ने उसकी ओर देखा। मतलब यहाँ कुछ जगहें ऐसी हैं जो अपने लोगों को पकड़ कर रखती हैं। उसकी बात सुनकर आर्या ने खिड़की के बाहर देखा। अंधेरे में दूर एक विशाल आकृति दिखाई दी। पुरानी ऊंची टूटी हुई हवेली। जीप जैसे ही उसके लोहे के बड़े फाटक के सामने रुकी, आर्या के भीतर एक ठंडी लहर सी दौड़ गई। हवेली वैसी ही थी
जैसी डरावनी कहानियों में होती हैं। ऊंची दीवारें, टूटी खिड़कियां, बरामदे में लटकता जंग लगा झूमर और सामने फैला बाग जो अब जंगल जैसा हो चुका था। हवेली के दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी लालटेन लेकर खड़ा था। शर्मा काका, आ गई बिटिया, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। चलो अंदर चलो, रात बहुत खराब है। आर्या अंदर गई। हवेली के भीतर अजीब सी सीलन थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जिनकी आंखें जैसे आने जाने वालों को देखती रहती हों। काका ने उसे ऊपर वाले कमरे में ठहराया। कमरा बड़ा था पर ठंडा और वीरान। लकड़ी की पुरानी अलमारी, एक बड़ा आईना और खिड़की के बाहर काले पेड़ों की कतार। काका, हवेली इतनी बड़ी है, यहाँ और कौन कौन रहता है? आर्या ने पूछा। शर्मा काका के चेहरे पर पल भर के लिए डर उतर आया। कोई नहीं बिटिया, बस यादें रहती हैं। और आदित्य? काका एकदम चुप हो गए। फिर बोले, तुम आराम करो, सुबह बात करेंगे। यह कहकर वे चले गए। आर्या को उनका व्यवहार अजीब लगा। उसने खिड़की बंद की, कपड़े बदले और बिस्तर पर बैठ गई। बाहर तूफान तेज था। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। उसने किताबें निकालने की कोशिश की, तभी कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। धीरे धीरे, जैसे कोई बरामदे में नंगे पांव टहल रहा हो। आर्या ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ लंबा अंधेरा गलियारा और आखिरी में टिमटिमाती पीली रोशनी। वह वापस मुड़ने ही वाली थी कि नीचे से किसी लड़की की गाने की आवाज आई। आवाज बहुत धीमी थी पर बेहद दर्द भरी थी, जैसे कोई रोते रोते गा रहा हो। आर्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सीढ़ियों की ओर देखा। नीचे हॉल में अंधेरा था। गाने की आवाज वहीं से आ रही थी। वह खुद को रोक नहीं पाई। धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंची। हॉल में पहुंचते ही गाना बंद हो गया। कौन है? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। तभी उसकी नज़र हॉल में पड़े कोने में रखे एक पुराने पियानो पर पड़ी। पियानो का ढक्कन खुला था और उसकी एक चाबी खुद पे खुद हिल रही थी। आर्या के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वह पीछे हटने ही वाली थी, तभी उसके पीछे किसी ने धीरे से कहा, रात के बाद इस हिस्से में मत आया करो। आर्या ने पलटकर देखा। आदित्य, तुम? वो लगभग चिल्ला पड़ी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
तुम्हें डरने से बचा रहा हूँ। तो यह सब क्या था? गाना, पियानो, कौन था यहाँ? आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, इस हवेली में कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब रात में नहीं ढूंढने चाहिए। तुम पहेली में क्यों बात करते हो? सीधा क्यों नहीं बताते? आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि सच जानकर शायद तुम सुबह होने का इंतज़ार नहीं कर पाओगी। उसकी आवाज़ में मजाक नहीं था। आर्या पहली बार सच में डर गई। वह बिना कुछ कहे ऊपर चली गई। मगर उस रात उसे नींद भी नहीं आई। कभी बरामदे में कदमों की आवाज़, कभी किसी के सिसकने की आवाज़, कभी आईने में पीछे किसी की परछाई का आभास। सुबह होते होते उसकी आंखें लग गई। जब वह उठी तो धूप कमरे में फैल चुकी थी। नीचे आकर उसने शर्मा काका से हवेली के कागज़, खरीदार और बाकी काम के बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन उसकी ज़ुबान पर सबसे पहले एक ही सवाल था, काका, आदित्य कौन है? काका के हाथ से चाय का कप लगभग छूट गया। तुमने उससे बात की? हाँ, कल रात वही मुझे यहाँ छोड़कर गया था। अभी भी तो यहीं था। काका का चेहरा पीला पड़ गया। बिटिया, इस हवेली में उस नाम का कोई नहीं रहता। आर्या को लगा काका मजाक कर रहे हैं। काका प्लीज, मैंने उसे देखा है, उससे बात की है। शर्मा काका की आंखें भर आई। आदित्य इस हवेली के मालिक का बेटा था, तुम्हारे नाना का सबसे करीबी दोस्त का बेटा। पहले वो मर चुका है। आर्या के कानों में जैसे किसी ने घंटी बजा दी हो। इसके आगे की कहानी भाग 2 में आएगी। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक एंड कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।